ड्रीम बिग सीरीज का एक और नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते ही हैं कि ये जो सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर से तलबा है, तालिब इल्म है, जो किसी मखसूस स्कॉलरशिप के तहत बाहर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आज के इस सेशन में हमने मदऊ किया है आबिद हुसैन को। इन्हें हाल ही में एक अच्छी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली है शिवनिंग के नाम से। ये एक मखसूस स्कॉलरशिप है जिसके लिए पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस जाती हैं और इसमें लकीली इस बार आबिद का भी नाम रहा और एक लड़की सदफ जिनका नाम है उनका भी इसमें नाम है। तो शिवनिंग स्कॉलरशिप के तहत इनका एडमिशन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। बाकी तफसीलात हम इन्हीं से हासिल करेंगे। आबिद, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। इकरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यकीनन हमारी खुशबख्ती रहती है कि हम आप जैसे होनहार स्टूडेंट से, तालिबे इल्म से बात करते हैं और इस सीरीज के जरिए से हमें मौका मिलता है कई सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचने का जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे और ये चाहते होंगे कि हम भी इस रास्ते को इख्तियार कर लें, हम भी इस रास्ते पर चल पड़े। तो आज के प्रोग्राम में हम यही कोशिश करेंगे कि उन तक हम मालूमात पहुंचाएं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल वो ये कि आबिद, आप कश्मीर में कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? जी, मैं बिजबिहारा के गांव सिरहामा से ताल्लुक़ रखता हूं और जो मेरी बुनियादी तालीम है वो भी मैंने अपने गांव में एक स्कूल है यूनाइटेड पब्लिक हाई स्कूल सिरहामा, वहां से किया है, जो कि मेरे घर से 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और उसके बाद जो मैंने अपना 11th और 12th वो मैंने पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा से किया है और वहाँ जो मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं वो नॉन मेडिकल रहे हैं। और उसके बाद मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मैंने लॉ में की है और ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स था, BA LLB, और ये मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से किया है जो कि गांधरबल में है। ये नॉन मेड से लॉ की और शिफ्ट कैसा रहा और क्या सोच के? देखिए, लॉ में मैं इसलिए आना चाहता था क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने का एक शौक था और सिर्फ इसलिए मैंने लॉ चूज नहीं किया क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में आने का एक शौक था, बल्कि लॉ मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक ऐसे एक्सपोजर की जरूरत है जिससे कि मेरे जो हॉराइजन्स है वो ब्रॉड हो जाए, मेरे जो पर्सपेक्टिव्स है वो डेवलप हो जाए और मेरे जो स्किल्स है वो उन पे मुझे कुछ काम करने का मौका मिले, मेरे जो स्किल्स है मुझे वो एनहेंस करने का एक मौका मिले। इसलिए मैंने उस टाइम पे लॉ चूज किया। सवाल तो ये भी है ना कि नॉन मेड का इंतखाब पहले क्यों किया? नॉन मेडिकल पहले मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि फैमिली से कुछ उस टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली थी और उस टाइम पे मैं नॉन मेडिकल में इसलिए आना चाहता था क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव है और जो नॉन स्टेम सब्जेक्ट्स है उनका एक दूसरा नजरिया है। तो उस टाइम पे मैंने नॉन मेडिकल इसलिए चूज किया क्योंकि जो मेरे पीयर्स थे, जो मेरे कलीग्स थे और जो उनने नॉन मेडिकल चूज किया, तो फैमिली ने उस टाइम पे कहा कि आपके जो दोस्त है वो नॉन मेडिकल चूज कर रहे हैं तो आपको भी इसी स्ट्रीम में जाना ही जाना है। तो उस टाइम पे इसीलिए मजबूरन मुझे नॉन मेडिकल चूज करना पड़ा। पहुंचते हैं अब उस मरहले की ओर जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। आपने गोल तो रखा है सिविल सर्विसेज का, लेकिन अचानक ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के तहत आपका जो एडमिशन है वो बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, ये एक दिन का सपना तो नहीं रहा होगा ना, ये बरसों की मेहनत तो रही होगी ना? जी, ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है इसमें और मुझे पहले अटेम्प्ट में स्कॉलरशिप मिल भी नहीं गई थी क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और जब मैंने लॉ चूज किया तो उस टाइम पे मेरा खाली ये फोकस था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और उस टाइम पे फिर जब मैं वहाँ के जो सीनियर्स थे मेरे कुछ, उनसे बात करते करते, अपने कलीग से बात करते करते या वहाँ के टीचर्स से बात करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स और जो सिविल सर्विसेज है इससे बाहर भी एक दुनिया है जिसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, कि मुझे उस टाइम पे मुझे फिर एक और शौक पैदा हुआ कि मुझे एक MBA के लिए जाना चाहिए। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में अप्लाई किया जो कि लंदन में है। और फिर जब मुझे वहां से ऑफर आया तो उस पर जब मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा तो वो काफी ज्यादा था, अफोर्डेबल था भी, अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्डेबल था, लेकिन
उतना फी दे के मैं एक MBA के लिए जाना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर सम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, और उसी टाइम एक लॉ स्टूडेंट एक थे ख्वाजा हसनैन, उनका भी शिवनिंग स्कॉलरशिप में ये सिलेक्शन हो गई थी। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको कहा कि हाँ मुझे भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, और फिर उनने मुझे इस प्रोसेस में गाइड किया। और भी कुछ कश्मीरी शिवनिंग स्कॉलर्स थे जिनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर ऑब्वियसली आपको इस प्रोसेस में सब कुछ जो भी करना होता है वो आपको खुद से ही करना होता है, लेकिन जो आपके मेंटर्स होते हैं वो आपको एक गाइडेंस देते हैं, और आपका जो सफर है वो आसान हो जाता है। तो फिर उनसे गाइडेंस जब मैंने ली, और उसके बाद मैंने शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोसेस रहता है जो शिवनिंग स्कॉलरशिप का प्रोसेस है। तो इस जो एप्लीकेशन विंडो रहता है वो ऑलमोस्ट अगस्त से नवंबर तक रहता है, लगभग 3 महीने का ये एप्लीकेशन विंडो रहता है। फिर मैंने अगस्त में अप्लाई जब किया, तो उसके बाद लॉन्ग लिस्टिंग फेज आता है जनवरी में, आई गेस। हाँ, जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है इसका, जो फुलफिल नहीं करते उनको उस टाइम वाइप आउट किया जाता है। और उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग फेज आता है जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन है, उनसे वो जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको एक इंटरव्यू के लिए वो इनवाइट करते हैं। और फिर जब वो इंटरव्यू फेज रहता है वो आई गेस वो अराउंड मार्च टू अप्रैल रहता है, 2 महीने का वो इंटरव्यू फेज रहता है। तो उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो उसके बाद आई गेस फाइनल सिलेक्शन जून में आती है। लेकिन पहले फेज में मैं आई वाज रिजर्व कैंडिडेट, जो कि आप समझिए कि वो एक तरीके का वेटिंग लिस्ट होता है। और जो कि मेरा कोर्स था पर्टिकुलरली MSc सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उस साल हम 4 कैंडिडेट्स थे इंडिया से इस कोर्स के लिए शिवनिंग स्कॉलरशिप के थ्रू, और चारों में से कोई भी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो चारों के चारों हम रिजर्व पे थे। और फिर एंड में 2 की सिलेक्शन हो गई, 2 हम रिजर्व में ही रह गए। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुई, और फिर दोबारा ट्राई करनी पड़ी इस साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार स्कॉलरशिप मिल भी गई। और जो कि पिछले अटेम्प्ट में कुछ गलतियां रह गई थी, चाहे वो इंटरव्यू में रही हो या एप्लीकेशन में रही हो, वो दूर करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार स्कॉलरशिप में हो गया। Over the past several years, the private schools have assumed a major role in education sector. 99% of the first 20 positions are from private schools. 98% of the students who achieve distinctions are from private schools. 94% of the students who achieved first division are from private schools. हम जब कहते हैं ना कि ये फेल्ड अटेम्प्ट था, लेकिन उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। वही इंसान को एक ऐसा रास्ता बनता है उसे आगे तक पहुंचाने के लिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे आबिद, आपने ये तो बता दिया कि इसके लिए क्या तरीका है और कब एप्लीकेशन ये जो स्टूडेंट है वो भर सकता है, लेकिन आपसे ये भी इसके साथ जानना चाहेंगे कि इसमें जो फॉर्म फिल करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या बुनियादी चीजें होनी चाहिए, या किस तरह के सवालात होते हैं जिन्हें भरना लाजमी है? देखिए, पहले तो आपको सबसे पहले आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 2800 आवर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो वर्क एक्सपीरियंस है ये जरूरी नहीं है कि वो फुल टाइम होना चाहिए, इसमें फुल टाइम भी एक्सेप्टेड है, और चाहे पार्ट टाइम हो आपका वर्क एक्सपीरियंस वो भी चलता है। और बहुत सारों में एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे ये सोचते हैं कि शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है कि आपने किसी NGO के साथ ही काम किया होना चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं है। और क्योंकि जो मेरा अपना भी ये वर्क एक्सपीरियंस था, मैंने किसी NGO के साथ काम नहीं किया था, और जिस टाइम मैंने अप्लाई भी किया था मेरे पास कोई फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आपने किसी NGO के साथ ही काम किया होना चाहिए। और उसके बाद जो आपको 3 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होती है, और आपको एक पर्टिकुलर कोर्स चूज करना होता है जो कि आप उन 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं। और उन 3 यूनिवर्सिटीज में से आपके पास किसी एक यूनिवर्सिटी के बाद से आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, और वो ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए। ये स्कॉलरशिप की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जो इसकी और रिक्वायरमेंट्स है कि आपको 4 एसेज लिखने होते हैं स्कॉलरशिप में। जो पहला ऐसे होता है वो होता है अबाउट योर लीडरशिप स्किल्स,
कि आपने अभी तक कौन सा काम किया है और आपका जो काम है वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है, और आपके काम से कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है, या किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वहाँ आपका जो काम है वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है। और जो सेकंड ऐसे होता है आपका, वो होता है अबाउट नेटवर्किंग, how you have used your networking skills for your benefit, for the benefit of your organization, or for the benefit of some people. और जो आपका जो तीसरा ऐसे होता है, that's about studying in the UK, कि आप पर्टिकुलरली यूके में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जैसे यूएसए है, कनाडा है, आप यूके में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, और आपने जो ये 3 कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं, आपने जो ये 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्यों पढ़ना चाहते हैं, और ये जो आपके कोर्सेज है, आपकी यूनिवर्सिटीज है, ये आपके वर्क लाइफ से कैसे रिलेटेड है, आपने जो अभी तक काम किया है उसके साथ ये कैसे रिलेटेड है, या जो आपका करियर प्लान रहने वाला है उसके साथ ये आपके कोर्सेज कैसे रिलेटेड है, ये आपको उस अपने करियर प्लान में कैसे हेल्प करेंगे। और फोर्थ ऐसे जो होता है आपका, वो आपका करियर प्लान रहता है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो 1 साल का मास्टर्स रहता है वहाँ यूके में, जब वो आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और जो आपका करियर प्लान है वो जो यूके गवर्नमेंट है वो इंडिया में क्या काम कर रही है, और जो आपके जो जिस कंट्री में आप रहते हैं आपका जो करियर प्लान है उसके लिए वो कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये चीजें आपको बतानी होती है अपने एसेज में, और इन्हीं एसेज के बिना पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर आपको अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वो जो इंटरव्यू है वो ब्रिटिश हाई कमीशन कंडक्ट करते हैं, चेयरिंग कमेटी वो कंडक्ट करती है, एंड दे गेट टू डिसाइड वेदर यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस अवार्ड और नॉट। पहले ऑफलाइन मोड में होता था, अब कोविड की वजह से लास्ट ईयर से वो ये ऑनलाइन मोड में वर्चुअली कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप इस शशोपंज में हैं कि आप 9वीं या 12वीं जमात के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मशवरे की जरूरत है कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन आपके कैरियर के लिए जरूरी है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर लीजिए। अब जब आप इंशाल्लाह वहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और तैयारी क्या क्या है? अभी तो प्रोसेस बहुत सारा है, क्योंकि सितंबर में कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले ही सब वीजा प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। अभी जो हम वेट कर रहे हैं फाइनल अवार्ड लेटर जब तक आ जाएगा, क्योंकि फाइनल अवार्ड लेटर से पहले हम वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी ब्रिटिश हाई कमीशन, अभी जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो दे आर इन टच विद आवर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, जो मेरी पहली प्रेफरेंस है, वो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, और जो मेरे पीओ है वो उनके साथ अभी टच में है। और जब वहां से एक आप समझिए एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो उसके बाद ही मेरा जो फाइनल अवार्ड लेटर है वो इशू हो जाएगा। उसके बाद मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एज शेयरिंग स्कॉलर, और फिर उसके बाद जब वीजा आएगा तो इंशाल्लाह सितंबर के माह में जाना है वहाँ। ओके, तो सितंबर के माह में इंशाल्लाह आप वहाँ जाएंगे। जी। खैर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब पहली दफा आपके पेरेंट्स ने इस तरह से सुना कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनका कैसा रिएक्शन रहा, क्या उन्होंने कहा? जी माशाल्लाह, पेरेंट्स तो आपकी कामयाबी पे हमेशा ही खुश होते हैं, और जब उन्होंने सुना तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। और पहली बार यहाँ से हमारे गांव से कोई लंदन जा रहा है तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके लिए भी, और पूरे गांव के लिए भी खुशी की बात थी। तो इंशाल्लाह सभी खुश हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश है अभी। एक आइडिया होता है ना एक इंसान के जहन में, एक खाका बना होता है, एक स्केच होता है कि किसी जगह के रिलेटेड, क्योंकि वो अभी वहां गया नहीं होता है और उसके जहन में वो सारी चीजें बनी होती है। आपके जहन में क्या है ऐसा लंदन के रिलेटेड या उस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड? देखिए, पर्सपेक्टिव तो ये है कि हाँ, लंदन एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, और खाली यूनिवर्सिटी से सीखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी से तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि वहाँ के जो आपके कलीग्स होंगे, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत सारे ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, हर किसी कंट्री से होते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो एक्सपीरियंसेस है कि वो जिस फील्ड में भी काम करते हैं, और पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स मेरे फील्ड में काम करते होंगे,
और ऑब्वियसली ये जान करके उनको वो जो काम करते हैं उनको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े हैं अभी तक, और उनने वो चैलेंज जो फेस करते हैं उनको वो कैसे टैकल करते हैं, जब ये सब चीजें सीखने को मिलती है तो ऑब्वियसली इंसान का जो पर्सपेक्टिव है वो डाइवर्स हो जाते हैं और इंसान के जो होराइजन है वो विराट हो जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी माशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि लंदन जा रहा हूँ। हाँ इंशाल्लाह वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली LSE से भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और पर्टिकुलरली जो कि मेरा कोर्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आता है वहाँ। इन बिटवीन मुझे एक बात याद आ गई कि क्या इसके लिए आइल्स या टॉफल इम्पोर्टेंट है? इन पर्टिकुलर शेयरिंग के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज होती है उसके लिए आपको या तो आइल्स देना ही पड़ता है या टोफल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना ही पड़ता है। और मैंने लास्ट ईयर ही दिया था, आइल्स दिया था मैंने। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जो कि वेव करती हैं, लेकिन जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं वो, तो उनके लिए आपको जरूरी देना ही होता है। हाँ, इट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट। ओके फाइन। अच्छा, आपसे अब ये जरूर जानना चाहेंगे, वो स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी इसके लिए अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, उनके लिए कुछ टिप्स जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें, जिससे आप खुद गुजरे हो और आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, उन तक मैसेज यही रहेगी कि आप अप्लाई कीजिए, पहले ही अप्लाई करने से पहले ही खुद को रिजेक्ट ना कीजिए। और इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे पहले कि हाँ प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। लेकिन आप अप्लाई करने से पहले ही खुद को रिजेक्ट ना कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, फिर वो शेयरिंग कमेटी खुद डिसाइड करेगी कि आप इस अवार्ड के लायक है या नहीं। वो आप पहले ही खुद को रिजेक्ट ना कीजिए, आप उन पे ही रहने दीजिए। तो मेरी उनसे यही मैसेज रहेगी कि हाँ आप अप्लाई कीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है शेयरिंग कश्मीर, तो वहां से भी उनको हेल्प मिलती रहेगी कि उनको ने अप्रोच करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल गई है, तो वो मेंटरशिप के लिए भी वो मेंटरशिप देते रहेंगे स्टूडेंट्स को, जिन जिनको अप्लाई करना होगा उन्हें अप्रोच करना भी चाहिए। और मुझे भी बहुत सारों ने हेल्प की है इस प्रोसेस में, बहुत सारों ने डिमोटिवेट भी किया था, लेकिन उनका ज्यादा सुनना नहीं है। तो जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे इस प्रोसेस में, उनके साथ आप टच में रहिए। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत सारों को हेल्प कर पाऊं मैं, जो अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे अप्रोच भी करते हैं, तो जितना हो सकता है उतना मैं भी करूंगा अपनी तरफ से। तो मैसेज यही रहेगी कि हाँ बस आप अप्लाई कीजिए, और एप्लीकेशन प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट भी हो रही है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अपना जो रिसर्च है वो स्टार्ट कीजिए। और जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से आपने हमें तफसीलन मालूमात दी कि किस तरह से अप्लाई कर सकता है एक स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि वो बाहर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।